नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कई अहम समझौते हुए हैं। बात चीन की करेंगे। चीन के एक एक्शन से अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। चीन ने अपने सबमरीन से 10,000 किलोमीटर तक की मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल की टेस्टिंग की है। वहीं सीरिया में ब्लास्ट हुए हैं। जी हाँ, सीरिया की राजधानी दमिश्क में ब्लास्ट हुए और ये ब्लास्ट तब हुए जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन वहां पर दौरे पर पहुंचे हुए थे। बात करेंगे इजराइल और ईरान के वॉर की भी और तेहरान की सड़कों पर किस तरीके से जनसैलाब उमड़ पड़ा जब आयतुल्लाह अली खamenei और उनके परिजनों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। किस तरीके से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, ये भी आपको दिखाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर कई ऐतिहासिक रक्षा और रणनीतिक समझौते हुए, जिसके तहत चीन की सबसे कमजोर कड़ी मलक्का स्ट्रेट के साबांग पोर्ट को भारत अब खुद विकसित करेगा। भारत और इंडोनेशिया मिलकर हिंद महासागर के 3 बड़े चेक पॉइंट्स पर अपनी कड़ी नजर रख पाएंगे, जहां से दुनिया भर का खरबों डॉलर का व्यापार होता है और यहीं से चीन का 80% कच्चा तेल गुजरता है। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच जब 2 पक्षीय वार्ता और समझौते हो रहे थे, इससे ठीक 24 घंटे पहले यानी 6 जुलाई को चीन ने ऐसी हरकत की जिससे अमेरिका तक हड़कंप मच गया। चीन ने सबमरीन से 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु से लैस मिसाइल की टेस्टिंग की। हमेशा अपनी ताकत को छुपाने वाले चीन ने खुद इसकी जानकारी दी और कहा कि अब अमेरिका पूरी तरह उसकी जद में है। मतलब ये कि चीन अमेरिका के किसी भी कोने को जब चाहे तबाह कर सकता है। अब बात ये कि जब चीन अमेरिका तक हमले कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि पूरा भारत भी उसकी जद में है। अब जब चीन ने इस तरह की ताकत दिखाने की कोशिश की तो जाहिर है भारत को भी इसका जवाब देना ही था। लेकिन कूटनीति के मामले में अपने हर फैसले से दुनिया के पटल पर छा जाने वाले हिंदुस्तान ने मिसाइल से जवाब नहीं दिया। भारत ये जानता है कि मिसाइल का जवाब मिसाइल नहीं होता, इसलिए ऐसे कूटनीतिक स्ट्राइक किया कि ड्रैगन के बढ़ते फन को कुचल गए। जब चीन इंडो पैसिफिक रिजर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसी बीच पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में आने वाले 3 देश इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करने का प्लान किया। आपको लग रहा होगा कि इसमें भारत ने किस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला। दरअसल आपको इस आंकड़ों में समझ में आएगा। यहाँ से चीन का 80% कच्चा तेल सप्लाई, इसी समुद्री रास्ते से चीन का भारी कारोबार, ये ब्लॉक हुआ तो चीन की ईंधन सप्लाई ठप। इंडोनेशिया इसी मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर मलक्का स्ट्रेट की एंट्री पर पकड़ मजबूत कर रहा भारत की पकड़ का मतलब चीन की समुद्री घेराबंदी। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस खरीदने की भी डील की। इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस होने से चीन की दादागिरी कम होगी। क्रिटिकल मिनरल्स पर भी भारत ने समझौता किया, इससे चीन का एकाधिकार खत्म होगा। जाहिर है चीन भी इस बात को समझ रहा है कि यही वजह है कि चीन भारत के साथ किसी भी तरह के रिश्ते को नहीं बिगाड़ना चाहता है। भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती से चीन परेशान जरूर है, लेकिन सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़े, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे दिक्कत हो। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि चीन ने पनडुब्बी से लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण खुले समुद्र की ओर करके अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसकी वजह यह थी कि चीन ने प्रशांत महासागर में जिस मिसाइल को दागा है उसमें डमी यानी नकली परमाणु बम लोड किया गया था। चीन ऐसी तैयारी विरले ही करता है। 2 साल पहले चीन ने जमीन से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को फ्रेंच पॉलिनेशिया के पास समुद्र में दागा था। उस समय 40 साल से भी ज्यादा समय बाद चीन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र की ओर ऐसी मिसाइल छोड़ी थी। इस नए परीक्षण से साफ पता चलता है कि चीन अब अमेरिका की अपनी जमीन तक हमला करने की क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। भले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इंडोनेशिया के दौरे पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारत की वैश्विक दृष्टिकोण और विदेश नीति को दुनिया के सामने रखा
उन्होंने यहाँ पर भारतीय समुदाय से मुलाकात की, उनके स्नेह के लिए खासतौर पर आभार जताया और इसके साथ ही साथ इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के रुख को साफ किया। एक बार फिर से यहाँ पर उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कही और साथ ही साथ आतंकवाद, रक्षा, समुद्री रक्षा और इसके साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग की बात भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई। मोदी का सम्मान, प्रवासी गदगद। भारत इंडोनेशिया की दोस्ती, जकार्ता में जय हिंद। भारत इंडोनेशिया की ब्रह्मोस्त्र वाली दोस्ती। जकार्ता में मोदी मंत्र, न रुकेंगे न थकेंगे न थके। भारत का हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर चले आ रहे विवाद पर स्पष्ट रुख रहा है। अब पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में एक भाषण के दौरान इसी को लेकर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे पर अपनी तरफ से भारत की राय रखी। उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही इंटरनेशनल मुद्दों को सुलझाने का सबसे असरदार तरीका है। उनके भाषण के इस हिस्से को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान फिलिस्तीन और इजराइल विवाद का जिक्र करते हुए भारत के पुराने रुख को दोहराया। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन के मामले में हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लंबे समय तक चलने वाली शांति का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने कहा, इंडोनेशिया से जो प्रेम मिला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ भारतीयों के प्रति सम्मान और आत्मीयता साफ सुनाई दी। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जकार्ता दौरे से भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वो इंडो पैसिफिक में एक भरोसेमंद साझेदार है। व्यापार से लेकर सुरक्षा तक, डिजिटल से लेकर संस्कृति तक, हर मोर्चे पर भारत की पकड़ मजबूत हुई है। अब निगाहें इन समझौतों की जमीन पर उतरने पर हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, साइबर दुष्प्रचार और समुद्री सुरक्षा मुख्य मुद्दे रहे। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। उन्होंने आसियान देशों से अपना रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने और समुद्री डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने का आग्रह किया। समुद्री सहयोग और खाद्य सुरक्षा पर 2 संयुक्त प्रस्ताव भी पास हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब रिपोर्ट सीरिया से। सीरिया की राजधानी दमिश्क सीरियल ब्लास्ट से गूंज उठी। ये धमाके तब हुए जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वहां पर खास तौर पर सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे। ये धमाके राष्ट्रपति भवन के बाहर और इसके साथ ही साथ जिस होटल में फ्रांस के राष्ट्रपति ठहरे हुए थे उस होटल के बाहर भी हुए। इस धमाकों में कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। और देखिए, धमाकों से दहला सीरिया। सीरिया में सीरियल धमाके, टारगेट पर मैक्रो। सीरिया के दमिश्क में मंगलवार को कई धमाके हुए। ठीक उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति सीरिया के राष्ट्रपति से एक अहम दौरे पर मुलाकात कर रहे थे। इमैनुअल मैक्रो सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में दाखिल ही हुए थे कि तभी
फोर सीजन्स होटल के पास धमाके हुए। सीरियाई अधिकारियों ने इस घटना पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। सीरियाई मीडिया ने बताया कि मैक्रो फोर सीजन्स में ही ठहरे हुए थे। सरकारी मीडिया ने एक अज्ञात सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि राजधानी के बीचों बीच हुए ये 2 धमाके विस्फोटक उपकरणों से किए गए थे। घटनास्थल से धुएं का गुब्बार उठता देखा जा सकता था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फुटेज में एक गाड़ी जलती हुई और सड़क पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। फ्रांस का कहना है कि इमैनुअल मैक्रो सुरक्षित हैं। हताहतों की संख्या के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली है और किसी भी गुट ने तुरंत इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये घटना दमिश्क में जस्टिस पैलेस के पास एक कैफे में हुए विस्फोटक धमाके के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल किसी भी समूह ने तुरंत इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बल तुरंत कैफे पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी। वे इस हमले की जांच कर रहे हैं। दमिश्क के गवर्नर माहिर इदलिबी ने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही अपनी प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों की घोषणा करने वाला है। इदलिबी ने बताया कि वह उपकरण साधारण लग रहा था और उन्होंने संकल्प लिया कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में कई घायल लोग जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे थे और पास ही पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। बाद में एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची, जिन्होंने मौके पर ही लोगों का प्राथमिक उपचार किया और गंभीर रूप से घायलों को सीरिया की राजधानी के अस्पतालों में पहुंचाया। इन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा कि मैक्रो ने धमाकों की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने इसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। ये धमाके दमिश्क की सबसे व्यस्त जगहों में से एक नेशनल म्यूजियम ऑफ दमिश्क और पर्यटन मंत्रालय के पास हुए। गौरतलब है कि दमिश्क में 2 जुलाई को एक कैफे में बम धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब एक बार फिर से राजधानी को निशाना बनाया गया है। सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा 2024 में बशर अल-असद को हटाकर सत्ता में आए थे। विदेश में स्थिरता लाने की लगातार कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली। जी हाँ, जन सैलाब जैसे उमड़ पड़ा। लोगों की आंखें नम थी और उन्होंने अयातुल्लाह अली खोमनेई को अंतिम विदाई दी। रिपोर्ट। खामेनेई अलविदा, अमेरिका कीमत चुकाएगा। ईरान में आंखें नम, बदले की आग। अब्बास द ग्रेट का ऐलान, अरब में महाशक्ति ईरान। मुस्तबा का नया प्लान, अरब में तबाही की आहट। अंतिम विदाई में भीड़, विनाश 2.0 की डरावनी तस्वीर। 28 फरवरी 2026 का दिन, जो ईरान के लिए एक ऐसा काला अंधेरा लेकर आया जिसकी उम्मीद शायद पूरी दुनिया को नहीं थी। ईरान ने महज अपने एक नेता को नहीं खोया था, एक ऐसी शख्सियत खोई थी जो संसद, कानून और सरकार से भी ऊपर थी। हम बात कर रहे हैं अली खामेनेई की, एक सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रिपब्लिक की शक्तिशाली ताकत। अमेरिका और इजराइल की जॉइंट स्ट्राइक में अली खामेनेई की मौत हो गई। खामेनेई के अंतिम संस्कार में तेहरान की सड़कों पर उमड़ी लोगों की भीड़ और अमेरिका के खिलाफ लगे नारों ने साबित कर दिया कि ईरान अभी चुप बैठने वाला नहीं है। खामेनेई के तीनों बेटों की आंखों के आंसू चीख चीख कर बोल रहे थे, ईरानी चुप नहीं बैठेंगे। सुपुर्द खाक कार्यक्रम में लगे अमेरिका विरोधी नारे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने की बदले की मांग। महिलाओं और बच्चों ने भी यूएस से बदला लेने की मांग की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी लॉरा लूमर ने बड़ा दावा कर दिया है, ईरान के लोगों में जो बदले की आग है, अमेरिका उसे रूस की सोची समझी साजिश बता रहा है। यूएस के खिलाफ आक्रोश में रूस का हाथ, रूस की वजह से लोगों में गुस्सा, अमेरिका के खिलाफ भड़काने में रूस की साजिश। दूसरी ओर ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकर मीनिया भी बड़ा दावा कर चुके हैं। सीज फायर का प्रमुख एजेंडा ईरान के लिए महज ताकत बढ़ाना है। अगर दुश्मन कोई गलती करेगा तो ईरान निर्णायक जवाब देगा। इस दावे के क्या मायने हैं? खाड़ी में एक बार फिर भीषण तबाही देखने को मिलेगी? क्या इस बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का ताला जड़ सकता है?
क्या एक बार फिर अरब बदले की जंग का शिकार बन सकता है? ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार का सिलसिला अमेरिका के गठन के दिन 4 जुलाई से शुरू हुआ और 9 जुलाई को शहर मशहद में खामेनेई को दफनाया जाएगा। लेकिन अमेरिका ईरान की दुश्मनी ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को शिकार बना दिया और अब पूरी दुनिया को कई खतरों और सवालों का डर सता रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। ईरान में एक जनाजा उठा और इसे दुनिया भर ने देखा। इजराइल अब कई जनाजों को उठाने का सिग्नल दे रहा है। इजराइल का स्टाइल है कि वो टॉप टारगेट को हिट करता है। सुप्रीम लीडर की मौत के मातम के बाद क्या मौत का साया मंडरा रहा है? रिपोर्ट देखिए। क्या कालिबफ का डेथ वारंट रिलीज हो गया? क्या अब्बास अरागची का सफाया खामेनेई स्टाइल में होगा? नेतन्याहू ने क्यों कहा तेहरान रिपीट? दक्षिण लेबनान पर इजराइल की पूरी रात बमबारी। आईडीएफ ने मारे हिजबुल्लाह के 9000 लड़ाके। ईरान में एक जनाजा उठाया गया है। इधर इजराइल कई जनाजों को उठाने का सिग्नल दे रहा है। इजराइल का स्टाइल है कि वो सीधे टॉप टारगेट हिट करता है। एक बार नेतन्याहू के किलर एजेंटों ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर ले चुके हैं। अब एक बार फिर से जल्द कयामत डहाने की तैयारी है। क्या सुप्रीम लीडर की मौत के मातम के बाद मौत का साया मंडराने लगा है? पक्की खबर मिली है कि इजराइल फिर से स्ट्राइक करके सरप्राइज देने वाला है, क्योंकि ना तो बम धमाके रुके हैं, ना मिसाइलों की मार में कमी आई है। दक्षिण लेबनान पर आईडीएफ की पूरी रात बमबारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मिसाइल स्टॉक को तबाह किया। अब तक जंग में मारे गए 9000 लड़ाके। ये तो साफ है कि इजराइल जंग से पीछे नहीं हटेगा। डबल डील को बार बार लगातार जलाता जा रहा है इजराइल। आसमान से लेकर जमीन तक लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। उधर खामेनेई के जनाजे की तैयारी थी। आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में बम बरसा रहा था। तेल अवीव का आर्मी ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को जोरदार धमाके से उड़ा दिया। लेबनान पर इजराइल ने गिराए तबाही बम। 2 जुलाई नाबितेह और बिंत जबील पर बमबारी। 3 जुलाई सिद्दीकीने में भारी बमबारी। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई युद्ध विराम के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर बम बरसाता रहा। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत के पहाड़ी इलाकों में हवाई हमले किए। इन हमलों में उन सभी टारगेट को हिट किया गया जिनसे इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। जिन अड्डों को दहलाया गया उसमें हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क और मिसाइल लॉन्चिंग पैड भी शामिल थे। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क, मिसाइल लॉन्चिंग पैड। इजराइल डंके की चोट पर लड़ाका ग्रुप को दहला रहा है। इजराइल ने अपने इन ताजा हमलों में 5 टारगेट हिट किए हैं, जिसमें नाबितेह, हद्दा, टायर, बिंत जबील और सिद्दीकीने शामिल हैं। इजराइल जैसा कह रहा है वैसे करके भी दिखा रहा है। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के अटैक के बाद रूस बड़ी ही बेरहमी से अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, जिसके बाद जेलेंस्की ने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया है। रूस कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार अटैक कर रहा है, जिसके बाद जी हां पिछले 24 घंटों के अंदर अगर देखा जाए तो आधा कीव मेट्रो स्टेशन में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन की राजधानी कीव को ही कब्जे में ले लेना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। मेट्रो स्टेशन बना बंकर, अब बम गिरना तय है। आधी रात में पुतिन का रूसी तूफान, 570 हमलों से जला दिया जेलेंस्की का यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच जंग भयावह होता दिखाई दे रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि अगले 100 घंटे में पुतिन जंग की बाजी को पलटने पर उतारू हैं और इसीलिए यूक्रेन सेना के कमांडर इन चीफ ने दावा किया है कि पुतिन कीव पर एक आक्रमण की योजना बना तैयार करने का सख्त निर्देश दे चुके हैं। यानी जंग में अब हालात तेजी से पल पल पलटने जा रहे हैं। इन सब से बीच रूस यूक्रेन पर दनादन हमले कर रहा है, जिसने यूक्रेन के एक बड़े हमले को खंडर बनाकर रख दिया है।
100 घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का जेलेंस्की को चैलेंज। रूस ने पिछले 24 घंटे में 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। घातक मिसाइलों और ड्रोन हमले यूक्रेन के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में आसमान में बिजली युद्ध का मैदान नजर आ रहा था। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमलों से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। यूक्रेन पर रूस के हैरान करने वाले हमले। रूस ने 500 ड्रोन और 70 मिसाइलों से किए हमले। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी हमले में कीव में 13 की मौत, 100 घायल। कीव शहर में करीब 33 से 38 लोकेशंस पर भारी नुकसान। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड में एक होटल, कई रिहायशी अपार्टमेंट्स पर मिसाइलें गिरी। एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट मलबे में तब्दील। यूक्रेनी वायुसेना का दावा 570 हवाई हमले किए, 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। जिरकॉन एंटी शिप इस्कंदर बैलिस्टिक कालिब्र क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल। 496 घातक सुसाइड ड्रोन से हमले। शाहिद 136 और ज़ेरान ड्रोन से रूस के तूफानी हमले। 570 रूसी हमलों में 524 रूसी हमले नाकाम करने का दावा। रूसी हमले के बाद जेलेंस्की बैकफुट पर आए। जेलेंस्की अपना डबलिन दौरा बीच में ही रद्द कर यूक्रेन लौट आए। रूस ने यूक्रेन में 2 से 3 हजार किलोमीटर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके रूस के तेल सप्लाई और उत्पादन को ठप कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो यूक्रेन को बेहिसाब दर्द और नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस पर हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध का दबाव बहुत बढ़ा दिया। यूक्रेनी सेना रूसी सेना के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी हुई है। नाटो की तरफ से यूक्रेन को मिले लंबी दूरी के हथियार से क्रेनिया के पुलों और सप्लाई लाइनों को काटा जा रहा है। 2026 के शुरुआती महीनों में नाटो की नई हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी इलाकों के दोबारा आजाद करा करके पुतिन की अग्रिम सेना को पीछे धकेला। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरों को बुरी तरह से तबाह किया। रूसी ड्रोन हमलों से पेट्रोल और डीजल के दामों में रूस में भारी किल्लत हो चुकी है। पुतिन ने खुद स्वीकार किया है कि वो भारत जैसे देशों से तेल आयात करने और घरेलू एक्सपोर्ट पर बैन लगाने को मजबूर हैं। लेकिन कीव पर रूस के ताजा हमलों ने जेलेंस्की और उनकी सेना के कमांडर तक सब सकपका गए हैं। वहीं पुतिन कीव पर ज्यादा हमले करने का आदेश जारी कर दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस कई मोर्चों पर दबाव बनाने की कोशिश में है। यह अभियान ब्रायंस्क क्षेत्र हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शुक्रवार ठीक 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।